हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलुसिड। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में। सॉलिड स्टेट से जो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो होता है 12th क्लास में। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही 12th क्लास में सबसे पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। फर्दर ये टॉपिक ग्रेजुएशन में भी है, ये टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, इसलिए हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्जाम 12th के बाद में IIT JEE या मेडिकल का हो, या फिर वो ग्रेजुएशन के बाद में IIT JAM का हो, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में नेट या गेट का हो। तो आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके इसको फर्दर एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट की। तो किसी भी पदार्थ की या कोई भी मैटर या मटेरियल या हिंदी में जिसको पदार्थ बोलते हैं, वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है या उसकी कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, कितनी फिजिकल स्टेट होती हैं। तो ये हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहली सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड कौन सा है? गैस। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का हमेशा एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स साइज होता है और उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड के केस में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसका शेप ले लेता है। तो लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस का शेप और वॉल्यूम या साइज कुछ भी फिक्स नहीं होता। गैस को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है, उसी का शेप एक्वायर कर लेता है या उसी का साइज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो लिक्विड के गैस के केस में कुछ भी फिक्स नहीं होता। देन तो सॉलिड, लिक्विड या गैस या कोई भी मटेरियल है, आपको पता है कोई भी मैटर है या कोई भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको? घटक कण। तो कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कोई भी मटेरियल जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल हैं? तो 3 तरह के, केवल 3 ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल हैं। कौन कौन से? तो एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है और उसके बाद आयंस है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, चौथा कोई भी पार्टिकल पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो अगर हम बात करें किसी सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, तो सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो आपको पता है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और सॉलिड में आपको पता है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। तो अगर हम एक सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं और ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ये पार्टिकल्स अपनी मिड पोजीशन पे रह के केवल अपनी मिड पोजीशन से इधर उधर थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल मूव नहीं करते, इनमें फ्री मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है या कम होता है। तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? मिनिमम होता है। और किसी भी मटेरियल में जिन पार्टिकल से भी वो मिलके बना है उन सभी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, इसीलिए वो सब्सटेंस स्टेबल होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो सब्सटेंस में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के केस में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉलिड के केस में चूंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है या बहुत कम है, तो इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखा है यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जहां पर भी हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो हम रिपल्सिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहां पे मैक्सिमम होगा सॉलिड के केस में। नाउ सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आपको पता है अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, मान लेते हैं इसको हमने हीट कर दिया, सॉलिड को हमने हीट किया तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? तो किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं।
कौन सी एनर्जी सप्लाई करते हैं? थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हीट करेंगे तो इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई करने से होता क्या है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो हर पार्टिकल, ये पार्टिकल जो कि अपनी मिड पोजीशन पे केवल वाइब्रेट कर रहा था, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो हर ये पार्टिकल क्या करेगा? ये इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो ये अपने आसपास वाले पार्टिकल को धक्का देके क्या करेगा? दूर दूर करने की कोशिश करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल, सभी पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। जिस समय दूर दूर हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्जन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम एग्जैक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, वो हम लोग बाद में सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इन जनरल जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के केस में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा? सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। देन इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं, मान लेते हैं हम इसको फर्दर हीट करते हैं, हीट करेंगे तो अगेन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो हर पार्टिकल अपने आसपास वाले पार्टिकल को धक्का देके क्या करेगा? दूर दूर करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस में पार्टिकल्स के पास और फ्री मूवमेंट होता है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं और पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगेन फिर से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है या जो एकदम करेक्ट डेफिनेशन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ गैस में आपको पता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। देन किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, किसी भी सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पार्टिकल्स में जो भी एनर्जी होती है, टेम्परेचर के कारण जो भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। That energy is called थर्मल एनर्जी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये थर्मल एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड के केस में ये थर्मल एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम लोग हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स में थोड़ी सी ज्यादा होगी। गैस के केस में जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यहां पर क्या थी? ये थर्मल एनर्जी मिनिमम थी, यहां पर ये थर्मल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को देखें तो लिक्विड हमेशा, लिक्विड क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेट है, सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इन बिटवीन होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर थर्मल एनर्जी बीच में कहीं पर होगा। तो इधर से अगर हम इधर जाते हैं, सॉलिड से अगर हम गैस की तरफ मूव करें तो दो अपोजिट प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है, थर्मल एनर्जी इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से इधर जाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देन थर्मल एनर्जी इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो ये दो अपोनेंट फैक्टर हैं या अपोजिट फैक्टर हैं। तो यूजुअली कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन होता है उस पर। ये थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करेगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो जो डोमिनेट करेगा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट करती है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे सब्सटेंस क्या होगा, किसमें एग्जिस्ट करेगा, गैस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। नाउ लेट्स कम टू सॉलिड स्टेट। नाउ सॉलिड की अगर हम बात करें तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ उसमें छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं छूटा है, तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, थर्मल एनर्जी, और इसको मिटा देते हैं। ओके, तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, balance between thermal energy and intermolecular forces decides state of a मटेरियल या फिर मैटर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस डिसाइड करता है कि वो सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो सब्सटेंस किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में या फिर गैस में एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की अगर हम लोग बात करें, इसको भी मिटा देते हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, कितने तरह के सॉलिड होते हैं, स्टेट हमने समझ ली, ठीक है, 3 स्टेट हो गई। अभी हम लोग सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं। तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्टेट, ठीक है, अभी हम लोग सबको सॉलिड के बारे में बात करेंगे, गैस या लिक्विड के बारे में बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होता है और क्या चीजें, क्या फैक्टर हमें याद रखने हैं, ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। देन अगर हम सॉलिड की बात करें तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं, तो बेसिकली 2 तरह के सॉलिड होते हैं। इवन इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको यहां पे लिखने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है यहां पे। ओके, तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं, सॉलिड 2 तरह के सॉलिड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस, ठीक है, सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है, सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो 2 तरह के सॉलिड पॉसिबल हैं, 2 तरह के सॉलिड पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in a well ordered manner। एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा सॉलिड जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल जिनसे कोई भी सॉलिड मिलकर बना है। पीछे मैंने बताया कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, या तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, तो इस तरह का सॉलिड क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। देन एमॉर्फस, ऑफ कोर्स ठीक इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रैंडम अरेंजमेंट में है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इस तरह का सॉलिड क्या कहलाता है? एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। देन ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। देन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के एग्जांपल हमें पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहला तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इट इज सेड दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है अभी आगे समझेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन एमॉर्फस सॉलिड का नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ही वो मेल्ट करते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट करने लगते हैं, उनका कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और ये क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं? ये आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर या एनाइसोट्रोपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बाद एग्जांपल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इनको समझ लेते हैं, क्या मतलब है इनका, इनको हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी से। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट समझ में आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और इसका शार्प नहीं होता है, दैट इज फाइन। देन ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों ही सब्सटेंस में, दोनों ही तरह के सॉलिड में दोनों में ही ऑर्डर है। यहां पर कैसा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और यहां पर कैसा ऑर्डर है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। दोनों में ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लेकिन यहां पे लॉन्ग रेंज है, वहां पे शॉर्ट रेंज है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का क्या मतलब है, तो इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई रेगुलर अरेंजमेंट, हाँ ओके, तो मान लेते हैं कोई इस तरह का सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल क्या होंगे? एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे। तो एक अरेंजमेंट इस तरह से दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये सॉलिड दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। एक तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं, पर मान लेते हैं दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो दो अलग अलग पार्टिकल दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, इस तरह से ऑल्टरनेट अरेंज्ड है, कुछ इस तरह से, ओके। तो मान लेते हैं ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देन पार्टिकल्स क्या है? एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे, तो एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही पार्टिकल एकदम रैंडमली अरेंज्ड है, रैंडमली अरेंज्ड है, कोई भी कहीं भी पड़ा हुआ है पार्टिकल, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, सारे पार्टिकल एकदम रैंडम अरेंजमेंट में है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो इस तरह का सॉलिड क्या कहलाएगा? एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। कोई भी कहीं भी हो सकता है। कुछ पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे दूसरे बना लेते हैं, मान लेते हैं दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, या ए बी टाइप का सॉलिड है, जैसे कि NaCl होता है, दो पार्टिकल से मिलकर बना है, Na+ और Cl-, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह का कोई सॉलिड है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? रैंडम अरेंजमेंट है। एक ठीक है, मान लेते हैं, चलो यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला किस तरह का है? ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। ये वाला किस तरह का है? ये क्रिस्टलाइन है। ये वाला किस तरह का है? दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस। नाउ दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस वाले में, इसमें क्या है? पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, या एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। देन ये अरेंजमेंट थ्रू आउट द सिस्टम है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा ऑर्डर
जो कि थ्रू आउट द सिस्टम होता है, इस तरह का ऑर्डर क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल ये सिस्टम, ये जो आपका सॉलिड है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पार्टिकल क्या हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं। आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर भी सभी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर भी क्या है? सभी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये थ्रू आउट द सिस्टम है। ठीक है। लेकिन अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें, यहां पर भी एक तरह का ऑर्डर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 3 पार्टिकल एक ऑर्डर में नजर आएंगे, देन ये 3 पार्टिकल एक लाइन में खड़े हुए एक ऑर्डर में नजर आएंगे, देन मे बी ये 2 पार्टिकल यहां पे एक ऑर्डर में नजर आएंगे, देन मे बी ये 2 पार्टिकल एक ऑर्डर में नजर आएंगे। ठीक है। तो यहां पर भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है विद इन द सिस्टम, लेकिन ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द सिस्टम नहीं है, ये लोकलाइज्ड है। एक छोटे से स्पेस में या छोटी सी जगह पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, उसके बाद में वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया। फिर कहीं पे कुछ पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज हैं, उसके बाद वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है या इस तरह का जो ऑर्डर होता है, जो थ्रू आउट द सिस्टम नहीं होता है, इस तरह का ऑर्डर क्या कहलाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहलाता है। और ये ऑर्डर क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाता है। लॉन्ग रेंज का मतलब है ऑर्डर थ्रू आउट द सिस्टम है। ठीक है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नाउ इसको भी मिटा देते हैं। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का मतलब समझ में आ गया। एमोर्फस में हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसमें कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। नाउ इसके बाद बचता है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। ये इंपॉर्टेंट है। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। तो आइसो का मतलब आपको पता है, आइसोमेरिज में आपने पढ़ा होगा, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है। एन आइसो का मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। देन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब है सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब ये है इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। अलग अलग डायरेक्शन में उनकी जो वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है। क्यों आती है उसको अभी समझेंगे। फिलहाल कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी हो सकती हैं। तो इस तरह की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती है? डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। क्यों मिलेंगी? तो आप देख सकते हैं यहां पे, चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो उस डायरेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हमें सारे ये वाले पार्टिकल्स मिलेंगे इस डायरेक्शन में। अगर हम इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हमें ऑल्टरनेट इस तरह के पार्टिकल मिलेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो हमें ऑल्टरनेट इस तरह के पार्टिकल मिलेंगे। तो हर डायरेक्शन में इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इस तरह का नेचर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। देन अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में चूंकि कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, सारे पार्टिकल रैंडमली अरेंज है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो सब कुछ जो है वो एवरेज हो गया है। ठीक है। सब कुछ एकदम रैंडम वे में अरेंज है। तो रैंडम का मतलब सब कुछ एवरेज हो गया, सब कुछ हमने सब कुछ मिला दिया। ठीक है। हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते या हमें वो एकदम सेपरेट एंटिटी दिखाई नहीं देगा, कोई अरेंजमेंट नहीं है।
है, तो इस केस में हम यहां से कोई प्रॉपर्टी नापें, यहां से कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में नापें, या फिर हम लोग इस डायरेक्शन में नापें या इस डायरेक्शन में नापें, क्योंकि पार्टिकल्स एक रैंडम वे में अरेंज्ड है या पार्टिकल्स का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये सभी डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो एवरेज मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी। तो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो किस तरह के होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। नाउ बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? ओके, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, हमारे आसपास दोनों तरह के सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी देखने को मिलते हैं और अमॉर्फस सॉलिड भी देखने को मिलते हैं, और दोनों ही एक बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन इन जनरल बहुत आसान है क्रिस्टलाइन बताना या पहचानना। जितने भी मेटल हैं, ऑल मेटल, सबको मैंने जनरलाइज कर दिया, ऑल मेटल, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं। जितने भी सॉल्ट हैं, ऑल सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का मतलब जैसे कि NaCl है, KCl है, KBr है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, या जितने भी तरह के सॉल्ट पॉसिबल हैं, सभी सॉल्ट क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। मे बी अगर कुछ एक दो एक्सेप्शन होंगे तो उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक दो एक्सेप्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। देन तो सभी मेटल, सभी सॉल्ट, देन मोस्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये ले लें C12H22O11, किसका फॉर्मूला है? सभी को पता है, ये शुगर होता है, शुगर है, ठीक है, क्रिस्टलाइन होती है। या और छोटा मॉलिक्यूल ले लें तो C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। देन अगर हम और भी बहुत से फॉर एग्जांपल और छोटा मॉलिक्यूल ले लें तो जैसे I2 है, ठीक है, सॉलिड आयोडीन, ये भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं। तो सभी मेटल, सभी सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस तरह के कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइंस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एग्जांपल आ गए, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम अमॉर्फस की बात करें, अमॉर्फस के एग्जाम्पल क्या है? अमॉर्फस की बात करें तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है अमॉर्फस का वो क्या है? ग्लास, ठीक है। ग्लास जो होता है सॉलिड है, लेकिन वो अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। ग्लास में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक, ये भी क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। इसके अलावा और क्या है? वुड, लकड़ी, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। और क्या है? रबर, ठीक है। और आप सभी को, आपको पता है कि इसलिए इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेटल का, सॉल्ट का, मॉलिक्यूल्स का हमेशा एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। सभी मेटल एक खास तरह के मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करते हैं। पर ग्लास है, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो ग्लास क्या होगा? धीमे 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 मुलायम पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसका कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसी तरह से प्लास्टिक है, वुड है या रबर है, ठीक है। और दोनों ही चीजें आप देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ये दोनों ही चीजें हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ग्लास, बहुत सारे मटेरियल हैं। प्लास्टिक अभी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं घरों में। मोर देन 50% चीजें किसकी होती हैं? ग्लास की होती हैं। प्लास्टिक होता है या फिर वुड होता है, रबर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो नाउ एक क्वेश्चन इसके बाद ये आता है कि ये तो हो गया क्लासिफिकेशन,
ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच का क्लासिफिकेशन हो गया। हमें एमोर्फस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एमोर्फस हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम लोग अभी बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर टू कंसर्न अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड इतना बड़ा टॉपिक क्यों है, या व्हाई वी आर टू बॉदर्ड अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो द क्वेश्चन इज व्हाई टू concern about crystals or crystalline solid. So इसका आंसर आपको पता है, आंसर इज बिकॉज दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। They have regular arrangement of constituent particles। चूंकि पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, so they are beautiful or they are natural। Now they are easy to understand and the most important thing is we can directly correlate properties of a particular material with these arrangement। किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे, उन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस पर, और वो पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है उस पर। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं ये हमें पता है, तो हम उसको उसकी बल्क जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद अरेंजमेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।